Hello students, today we will study class 9th English, chapter 4, A Truly Beautiful Minds, written by Albert Einstein, which is an autobiographical excerpt. Dear student, आप जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन who is one of the most genius scientist of 21st century, और साथ ही साथ आप जानते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू mc स्क्वायर ही इज नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। हुआ क्या स्टूडेंट, इन 1905 जब अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने अपना लॉ ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया तो उनके घर में रिपोर्टर की, मीडिया वालों की कतार सी लग गई। वो बार बार आया करते थे उनसे बात करने के लिए, व्हाट इज लॉ ऑफ रिलेटिविटी उसको जानने के लिए। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ठहरे एक साइंटिस्ट, उनके पास इतना समय तो नहीं है कि बार बार वो रिपोर्टर लोग को फेस करते रहे, है ना, और इंटरव्यू देते रहे। और जनरली इनका टाइम मैक्सिमम लैब में ही बीतता था। एक दिन इनकी वाइफ एकदम गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर के बोलती है, व्हाट इज लॉ ऑफ रिलेटिविटी, मुझे बतलाइए, रिपोर्टर लोगों ने तंग करके रखा है मुझे, आप तो लैब में बिजी रहते, फंस मैं जाती हूँ। तो अल्बर्ट आइंस्टीन सोचते हैं कि इनको क्या बतलाया जाए, ये तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना। लॉ ऑफ रिलेटिविटी जिसमें मैंने अथक प्रयास किया, अथक मेहनत किया है, उस सिद्धांत को ये तुरंत समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या बतलाया कि यदि एक लड़के को एक सुंदर लड़की के साथ बात करने के लिए कह दिया जाए और घंटों तक बात करने दिया जाए और उसके बाद जाकर के उस लड़के से पूछा जाए कि आप कितने घंटे से पर्टिकुलर लड़की से बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लड़की से बात कर रहे हैं, तो लड़का बोलेगा, अरे अभी तो कुछ मिनटों ही बीता है, अभी कितना ज़्यादा समय बीता, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता, अभी कुछ मिनट ही बीते हैं। और वहीं यदि उसी लड़के को जलते हुए हीटर पर बैठा दिया जाए और कुछ ही मिनट में पूछा जाए कि कितना समय बीत गया है, तो बोलेगा, अरे बाबा घंटों बीत गए, घंटों से मैं जलते हुए हीटर में बैठा हूं। मतलब यही लॉ ऑफ रिलेटिविटी है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी बेटर हाफ को इस तरह से समझाने की कोशिश की। अब हम वन बाय वन एक एक हेडिंग को देखते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज द समरी ऑफ दिस लेसन, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ओके, फर्स्ट हेडिंग क्या है, अर्ली लाइफ ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन का अर्ली लाइफ क्या था, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, बचपन में इनके बिहेवियर कैसे थे, इनकी लाइफ एक्टिविटीज कैसे थी, उनको देखते हैं, समझते हैं। इनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इन द अल्म सिटी ऑफ जर्मनी, इन द अल्म सिटी ऑफ जर्मनी में हुआ था। और साथ ही साथ हिज मदर थॉट दैट ही वाज ए फ्रीक। जब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ तब से उनकी माँ को जो है एक एबनॉर्मल बिहेवियर फीलिंग हो रहा था। मतलब वो अपने बच्चे को क्या समझती थी, एबनॉर्मल समझती थी, फ्रीक समझा करती थी कि मेरा बच्चा क्या है, फ्रीक है, एबनॉर्मल है। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा सा मुंडी था, अनेबल टू स्पीक इवन एट द एज ऑफ 2.5 ईयर। 2.5 साल बीत गए थे फिर भी वह बोल नहीं पा रहा था। और जब उसने बोलना चालू किया, स्पोक एवरीथिंग ट्वाइस, हर चीज को वह ट्वाइस मतलब 2 बार बोलता था, हर चीज को वह 2 बार बोलता था। पहले तो बोलता ही नहीं, 2.5 साल तक बोला नहीं, और उसके बाद जब बोलना चालू किया तो हर चीज को रिपीट करता था, ट्वाइस बोलता था। ओके, डिडंट लाइक द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। और जब स्कूल जाने लगा या आसपास के मतलब पास पड़ोस में खेलने लगा तो आसपास के जो बच्चे थे उनके साथ वह फ्रेंडली बिहेव नहीं करता था। मीन डिडंट लाइक द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों के साथ रहना, मित्रों की संगति इसको पसंद नहीं थी। कार्ड, इसलिए जो इसके जो फ्रेंड मतलब जो आसपास के जो लोग थे वो इसको क्या बोलते थे, ब्रदर बोरिंग, कि ये बच्चा क्या है, ये जो भाई है, ये ब्रदर क्या है, बोरिंग है, ब्रदर बोरिंग है, मतलब बोरियस, एकदम खेलता उलता नहीं है ना। प्लेड हिमसेल्फ विद मैकेनिकल टॉयज, और ये क्या करता था, खुद मैकेनिकल टॉय से खेला करता था। मतलब आम बच्चों के साथ खेलना इसको पसंद नहीं था, यह मैकेनिकल टॉय के साथ खेलता था। एट स्कूल ही डिडंट डू वेल, मतलब स्कूल में देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टीन का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं था।
ही लर्न टू प्ले द वायोलिन एट द एज ऑफ 6, मतलब उसने 6 ईयर्स की उम्र में ही वायलिन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाना सीख गया था। एंड बिकेम एन अमेच्योर वायोलिनिस्ट, और एक अमेच्योर क्या हो गया, वायोलिनिस्ट हो गया, मतलब वायलिन वादक हो गया। ओके, आइंस्टीन्स एजुकेशन एंड क्लेश विद टीचर, आइंस्टीन की एलिमेंट्री एजुकेशन कैसी थी और टीचरों से उसका कैसा टकराव था, उसको देखते हैं, समझते हैं। ओके, ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, मतलब म्यूनिक कहाँ पर है, जर्मन सिटी में, चूंकि जर्मन में ही अल्म सिटी, अब जर्मन में इनका जन्म हुआ है, तो म्यूनिक जो कि क्या है, एक जर्मन सिटी है, सिटी ऑफ जर्मन है, वहाँ पर इन्होंने हाई स्कूल पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर दाखिला लेते हैं, म्यूनिक स्कूल में दाखिला लेते हैं। वियर हिज फैमिली हैड मूव्ड, मतलब इनकी फैमिली क्या हुई, म्यूनिक सिटी को मूव कर गई है, इस वजह से उन्होंने दाखिला कहाँ पर लिया, म्यूनिक के एक हाई स्कूल में लिया। ओके, एंड गुड स्कोरर, और वह हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोरर साबित हुए, अच्छा पढ़ाई किया उन्होंने, मतलब जो एलिमेंट्री एजुकेशन था वहाँ पर उनका अच्छा नहीं था, लेकिन हाई स्कूल में उनका परफॉर्मेंस बेटर था। ओके, डिडंट लाइक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और म्यूनिक में जो जर्मन सिटी है ना, सिटी ऑफ जर्मन है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, तो इनको पसंद नहीं आया, इनको घुटन सी होने लगी। ओके, ऑफन आर्गुमेंट्स विद टीचर, और टीचरों के साथ इनका बहस हो जाया करता था। ही फेल्ड द स्कूल एट द ही लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 15 ईयर, 15 साल की उम्र में ही इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। किस स्कूल को, म्यूनिक स्कूल को। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता था और टीचरों से इनका तालमेल तनी भी नहीं बैठता था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया अपनी। ओके, और हिज पेरेंट्स शिफ्टेड टू मिलन, मिलन क्या है, सिटी ऑफ इटली है। उसके बाद इनके पेरेंट्स कहाँ शिफ्ट हो गए, मिलन में शिफ्ट हो गए, सिटी ऑफ इटली में शिफ्ट हो गए। बट ही कंटिन्यूड हिज स्कूलिंग इन स्विट्जरलैंड, और जब इन्होंने सुना, म्यूनिक स्कूल को जब छोड़ा 15 साल की उम्र में, उसके बाद उन्होंने सुना कि स्विट्जरलैंड में जो स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, आगे भी यदि हम पढ़ना चाहें तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी है उसी सिटी में, उसी में रह के पढ़ सकते हैं। तो इनके फादर क्या हुए कि शिफ्ट हो गए कहाँ पर, मिलन में, जो कि इटली में था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँगा इटली, मैं मिलन नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं स्विट्जरलैंड में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करूँगा, स्कूल एजुकेशन को पूरा करूँगा। उसके बाद आइंस्टीन एट यूनिवर्सिटी, मतलब इस स्विट्जरलैंड के स्कूल में उन्होंने अपनी पूरी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद वही स्विट्जरलैंड में ही उन्होंने अपना कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, अर्थात आइंस्टीन एट यूनिवर्सिटी। आइए देखते हैं क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में इनका परफॉर्मेंस क्या था, मैथमेटिक्स में एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। एंड ही हैड कीप इंटरेस्ट इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, रुचि था। आफ्टर स्कूलिंग, और स्कूलिंग के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी, कहाँ पर, जूरिक में। क्या, चूंकि स्विट्जरलैंड सिटी में उन्होंने रह करके अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, दैट इज कॉलेज की पढ़ाई, उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड सिटी के ही जूरिक प्लेस में जो यूनिवर्सिटी था वहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया, वहाँ से उन्होंने अपना कॉलेज की स्टडी कंप्लीट किया स्विट्जरलैंड में। ओके, और ही बिकेम ग्रेजुएट इन द ईयर 1900 में क्या हुआ, वो ग्रेजुएट हो गए, और साथ ही साथ एट द एज ऑफ 21, मीन्स उस समय जब ग्रेजुएशन हुए तो जनरली इनका उम्र क्या था, 21 साल था, जो जनरली आज भी होता है। ओके, एट द यूनिवर्सिटी, और ये स्विट्जरलैंड सिटी में जो यूनिवर्सिटी स्थित था, जो कहाँ पर स्थित था, जूरिक में, जूरिक यूनिवर्सिटी में उनको प्यार हो गया, किससे हो गया, विथ ए सर्बियन गर्ल, एक सर्बियन लड़की से इनको प्यार हो गया। नाम क्या था, मिलेवा मैरिक। क्या नाम था, मिलेवा मैरिक। इस चैप्टर की सेकंड कैरेक्टर मिलेवा मैरिक, ठीक है, जो कि सर्बियन लड़की थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। अब देखिएगा, आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, शुरू में मैंने आपको बताया। अब आइए देखते हैं इनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप जानते हैं इस ब्रह्मांड में स्पेशली दो चीज़ें हैं, एक मैटर और एक एनर्जी। मैटर जिसमें मास होगा और एनर्जी इसमें मास नहीं होगा। ओके, इन दोनों के बीच में उन्होंने रिलेशन स्थापित किया, E=mc², जहाँ E क्या है, एनर्जी है, और M क्या मास है, और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। इसके बीच में इन्होंने रिलेशन स्थापित किया। आफ्टर ग्रेजुएशन
वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट। ग्रेजुएशन के बाद जब 21 साल की उम्र में उनका ग्रेजुएशन 1900 में कंप्लीट हो गया तो उन्होंने क्या किया, एज ए टीचिंग असिस्टेंट पढ़ाने का काम भी किया और साथ ही साथ उनको एक जॉब मिल गया। क्या जॉब मिला? टेक्निकल एक्सपर्ट का। टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब मिल गया कहाँ पर? एक पेटेंट ऑफिस में, पेटेंट ऑफिस में इन बर्न, जो कि कहाँ पर स्थित था? बर्न में स्थित था 2002 में। ओके, मैंने 2 साल बाद ही इनको क्या हुआ, टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई 1992 में। और उसके बाद लेकिन उन्होंने इधर नौकरी करते हुए भी, जॉब करते हुए अपना पूरा ध्यान जो है किस पे लगा दिया था? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसकी वजह से ही पब्लिश ही स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1905, मतलब 3 सालों बाद उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या किया? पब्लिश किया। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो टाइम है और डिस्टेंस है ये एब्सोल्यूट नहीं होते, एग्जैक्ट नहीं होते, टाइम और डिस्टेंस। डिराइव्ड वर्ल्ड फेमस फार्मूला, और उन्होंने E = mc², जो वर्ल्ड फेमस फार्मूला है, इस फार्मूले को उन्होंने क्या किया? डिराइव किया इन 1905 में। उसके बाद देखते हैं आइंस्टीन मैरिज। जैसा कि आपने देखा शुरू में कि मिलेवा मैरी जो थी उससे इनको लव हो गया था जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। तो इनकी शादी के बारे में देखते हैं। आइंस्टीन वांटेड टू मैरी विथ मिलेवा मैरिक, मिलेवा मैरिक से शादी करना चाहते थे। ओके, हु वाज एन इंटेलिजेंट, जो कि बहुत क्या थी? इंटेलिजेंट लड़की थी, लेकिन 3 साल ज़्यादा एजेड थी, इसलिए इनकी माँ जो है शादी के खिलाफ थी। लेकिन इन्होंने 1903 में शादी कर लिया था। ओके, 93 में शादी कर लिया, मतलब 1902 में इनको जॉब मिला था। आफ्टर 1 ईयर बाद उन्होंने मिलेवा मैरिक से शादी कर लिया था और इनका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद इनको 2 बेटे भी हुए, लेकिन 14 साल, मतलब इनकी जो मैरिज लाइफ थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई। 16 सालों के बाद, शादी के 16 सालों के बाद डिवोर्स हो गया। इनका डिवोर्स कब हुआ? 1919 में, क्योंकि शादी 1903 में हुई। 16 सालों बाद, मतलब 1919 में इनका क्या होगा? डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी कजन सिस्टर, जैसा कि आप मुस्लिम परिवारों में देखते हैं कि खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए, अदरवाइज भाई बहन में भी शादी हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से इन्होंने उसी साल अपनी कजन सिस्टर एल्सा से क्या किया? उसी साल शादी कर लिया। ओके, डिवोर्स के बाद। उसके बाद देखते हैं आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड नोबेल प्राइज, मतलब आइंस्टीन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पर मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की थी, यहाँ पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहा हूँ, और जिसके बाद उसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। आइए देखते हैं। इन 1915 में ही पब्लिश्ड ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया। इट गेव अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, और जो उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया उसमें क्या बतलाया गया था? क्या दिया गया था? न्यू आइडिएशन दिया गया था और न्यू इंटरप्रिटेशन था किसका? अब ग्रेविटी का न्यू इंटरप्रिटेशन, मतलब ग्रेविटी से जुड़ी हुई न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू एजम्पशन वहाँ पर दी गई थी, पोस्टुलेट्स दिए गए थे बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। तो एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 प्रूव्ड हिज थ्योरी करेक्ट, मतलब एन एक्लिप्स ऑफ द सन, पृथ्वी की जो एक्लिप्स थी उससे 1919 में ये प्रूफ हो गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो ग्रेविटी से जुड़ी हुई न्यू इंटरप्रिटेशन दी है वह करेक्ट है। उसके बाद ही बिकेम फेमस एज हिज वर्क वाज कंसिडर्ड एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, मतलब वैज्ञानिक जगत में क्रांति साबित हुई। इनके द्वारा दी गई न्यू इंटरप्रिटेशन क्या हुई? क्रांति साबित हुई, जिसकी वजह से यह वर्ल्ड फेमस हो गए। और उसके बाद इनको ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, और 1921 में इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद हम देखते हैं आइंस्टीन माइग्रेट्स टू यूएस, यूनाइटेड स्टेट, मतलब उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन जो है यूएस की तरफ माइग्रेट होते हैं, रवाना होते हैं, मूव होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। व्हेन नाजीज केम टू पावर इन 1933, आप जानते हैं हिटलर है ना, जो कि नाजीवादी था, नाजीज था, वो जो सत्ता में कब आया, या उसका पावर वो सत्ता में कब आया? इन 1933। द पावर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जानते हैं, इसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा जो न्यूक्लियस होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है, जब उसके ऊपर इस
तेज गति से आते हुए न्यूट्रॉनों की बम्बार्डमेंट होती है तो वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है और बहुत सारी एनर्जी हरास होती है। इसी न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पर जो है एटॉमिक बम बनाए जाते हैं। ओके, एटॉमिक बम बनाए जाते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। आपने हिरोशिमा नागासाकी वाला जो है एटॉमिक बम का घटना सुना ही होगा। ओके, कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर मीन्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका द्वारा एटॉमिक बम गिराए गए थे। उसका असर आज भी दिखाई देता, आज भी बच्चे वहाँ विकलांग पैदा होते हैं। ओके, क्योंकि जंगल की आग की तरह वो फैलती चली जा रही थी, हनुमान जी की पूंछ की तरफ बढ़ती चली जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन वहाँ पर हो रहा था ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन। ओके, तो यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताया गया है कि द पावर ऑफ न्यूक्लियर फिजन की नाम की विखंडन की जो ताकत है उसकी खोज की गई थी इन बर्लिन इन 1938 में बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की ताकत की खोज कर ली गई थी। और अमेरिकन लोग भयभीत थे कि कहीं नाजीवादी लोग जो है इस एटॉमिक बम का आविष्कार न कर लें जिससे उनको खतरा हो जाए, इसलिए डर के मारे उन्होंने क्या किया, खुद बना लिया अमेरिकन पीपल ने। ऑन 2 अगस्त 1939 है ना, एक साल बाद जब इनको लगभग एक साल बाद जब इनको पता चला तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट को उन्होंने खत लिखा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम क्या, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को उन्होंने खत लिखा। ओके, अबाउट द मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सिंगल एटॉमिक बॉम्ब, कि एक सिंगल एटॉमिक बॉम्ब से कितना ज़्यादा मतलब मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है। मैसिव मतलब कितना भयानक डिस्ट्रक्शन हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जन धन की हानि हो सकती है। मैसिव डिस्ट्रक्शन का मतलब ये जो एटॉमिक बम गिराया जाएगा उसका कितना बड़ा नुकसान होगा, इस दुनिया को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले से अलर्ट कर दिया किसको, अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को बाय लेटर। ओके, बट ही वाज इग्नोर्ड, लेकिन उनकी बातों को माना नहीं गया। ओके, द अमेरिकन डेवलप्ड इट्स सीक्रेटली, और अमेरिकन ने क्या किया, एटॉमिक बम को गुप्त तरीके से तैयार कर लिया एंड ड्रॉप्ड ऑन द जापानी सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जैसे मैंने आपको बताया 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा एटॉमिक बम गिराए गए, मतलब 2 एटॉमिक बम गिराए गए। ओके, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। क्लियर। उसके बाद देखते हैं लास्ट में आइंस्टीन वर्क्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। चूंकि आइंस्टीन जो है शांति के उपासक थे, शांति चाहते थे, प्रजातंत्र चाहते थे, तो आइए देखते हैं आइंस्टीन वर्क्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। वो इस घटना से मतलब जब 2 बार एटॉमिक बम गिराए गए तो इस घटना से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए, क्योंकि ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुआ बाय एटॉमिक बम्स। उन्होंने एक लंबा ऑफिशियल लेटर लिखा, ठीक है, किसको, यूनाइटेड नेशन को उन्होंने एक लंबा ऑफिशियल लेटर लिखा और उसमें प्रपोज किया कि फॉर्मेशन होना चाहिए। क्या फॉर्मेशन होना चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट की, है ना, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि दुनिया के किसी देश को वर्ल्ड गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल में रखा जाए। ओके, बट लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ, यूनाइटेड नेशन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जैसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट टोटली इनएक्टिव रहे, न्यूट्रल रहे, उसी तरह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन टोटली क्या रहे, न्यूट्रल रहे, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर गए। ओके, उसके बाद ही कंटिन्यू टू वर्क फॉर वर्ल्ड पीस, भारत की मान दुनिया की शांति के लिए और प्रजातंत्र के लिए वो लगातार क्या हुए, प्रयासरत रहे। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, राजनीति में आ गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कंपेन टू एंड द आर्म्स बिल्ट अप, मतलब जो देश अपने आप को सैन्य शक्ति से सुसज्जित करना चाहती है, आर्म फॉर्मेशन कर रही है, हथियारों का निर्माण कर रही है, उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, एक कंपेन लागू कर दिया, है ना, एक अभियान छेड़ दिया। और ही डाइड इन द ईयर 1955 में इनका अंत हो गया एट द एज ऑफ 76। ही वॉज एडमायर्ड फॉर बीइंग, और आज भी हम उनको याद करते, उनकी प्रशंसा की जाती है कि वह बहुत ही विजनरी किस्म के व्यक्ति थे, वर्ल्ड सिटीजन थे और साइंटिफिक जीनियस वन थे।
तो इनके इस त्याग को, उनकी इस फ्यूचर विजन की आज भी हम तारीफ करते हैं, उनके आगे सजदा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।